हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज नई दिल्ली में हलचल बहुत तेज थी, जिसकी चर्चा आज हम आपके साथ बहुत डिटेल में करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर दरअसल अजीत डोवल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। यह मुलाकात कैसे हुई, किससे हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने किसको फोन किया, कल मोदी किससे बात करेंगे, यह सब भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज की बात करते हैं। आज अजीत डोवल से मिलने एक बहुत खास मेहमान आए, वॉशिंगटन से नहीं, मॉस्को से। मीटिंग में खुलकर अफगानिस्तान पर बात हुई, पाकिस्तान और आईएसआई पर भी प्रेजेंटेशन दी गई और इससे भी बड़ी मुलाकात कल होने वाली है। एक फ्रेम में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, व्लादिमीर पुतिन होंगे और शी जिनपिंग भी होंगे। और हमें पता चला है कि कल भी अफगानिस्तान पर ही बात होनी है। पाकिस्तान और तालिबान भी एजेंडे में होंगे। आज क्या हुआ और कल क्या होगा, इसकी पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यहां है। तालिबान की टेरर कैबिनेट ने कुर्सी संभाल ली है। काबुल से जलालाबाद तक पोस्टर्स लग गए हैं। तालिबान का नया आर्मी चीफ सीक्रेट मीटिंग्स लेने लगा है। पहला वीडियो आ गया है। तालिबान ने आतंकियों की नई सरकार बनाई और अगले ही दिन दिल्ली में एक हैवीवेट मेहमान की एंट्री हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल से मीटिंग हुई। काबुल में जो हुआ उसके बाद नई दिल्ली एक्टिव रोल में आ गया है और इसमें दो लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 नरेंद्र मोदी और नंबर 2 अजीत डोवल। और अब सबकी नजरें जा टिकी हैं अगली मीटिंग पर। यह मीटिंग वॉशिंगटन डीसी या मॉस्को में नहीं होगी, दिल्ली में होगी। बस कुछ घंटों का इंतजार कर लीजिए। मोदी की चेयरमैनशिप में अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और आतंकवाद चारों पर बात होने ही वाली है। पोस्टर छप गए हैं, मोदी की तस्वीर भी लग गई है। रूस के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट एक्टिव है। इंडिया और बाकी देशों के नाम के साथ एडवांस में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। क्रेमलिन की वेबसाइट पर 9 सितंबर का जिक्र है। चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया की बात है और साफ साफ लिखा है कि मोदी की चेयरमैनशिप में होने वाली मीटिंग में अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। यानी मैसेज लाउड एंड क्लियर है। 13वें ब्रिक्स समिट में पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी बात होगी और सुरक्षा का मुद्दा भी उठेगा। दिल्ली से मोदी लाइव होंगे, मॉस्को से व्लादिमीर पुतिन कनेक्ट होंगे। 10 महीनों, जी हां, 10 महीनों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मोदी के साथ वर्चुअल मीटिंग में कैमरे पर दिखेंगे। ब्राजील का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। इस मेगा समिट से पहले की पूरी तैयारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने कर ली है। डोवल ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मीटिंग की है। अफगानिस्तान मामले पर पूरा होमवर्क रेडी किया है। इंडिया और रूस दोनों के एनएसए के बीच बंद कमरे में मीटिंग हुई है। अफगानिस्तान मामले पर पूरी फील्डिंग सेट की गई है। 13वें ब्रिक्स समिट की टाइमिंग देखिए। चाइनीज डेलीगेशन तालिबान करता है। काबुल में तालिबान के आतंकी कैबिनेट से मीटिंग फिक्स करते हैं। बदले में तालिबान चीन को भरोसे वाला दोस्त बताकर रिटर्न गिफ्ट देता है और पाकिस्तान इससे बहुत खुश होता है। लेकिन 9 सितंबर को होने वाली ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग से ठीक पहले पाकिस्तान को जबरदस्त मिर्ची लगी है। इस्लामाबाद के टीवी स्टूडियो में अभी से मोदी और पुतिन की तस्वीरें देखने लगी हैं। घबराहट महसूस की जाने लगी है। भारत जो है वो इस खित्ते के अंदर होनी खेल। पाकिस्तान में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, थोड़ी देर में सब बताएंगे। के सामने आज की इस वीडियो में रखनी है। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अफगानिस्तान मामले पर पार्टनर्स इन पीस का हैशटैग घुमा रहा है, मगर आज हम आपको बताएंगे कि ये सब के सब पार्टनर्स इन क्राइम है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखिए। बुधवार को पहले रूस के एनएसए और भारत के एनएसए अजीत डोवल की मीटिंग हुई। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के एनएसए से मुलाकात की। ये दोनों तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि अफगानिस्तान को सुलगाने वाले तालिबान और पाकिस्तान को एक्सपोज करने का सारा प्लान मोदी ने ही बनाया था। हमारे पास इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी है। भारत में हैशटैग अफगानिस्तान के साथ रूस की एम्बेसी का यह ट्वीट इस बात की कंफर्मेशन दे रहा है कि मोदी ने ही दिल्ली में यह ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स की थी।
ट्वीट में क्लियरली लिखा है कि 24 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद फॉलो अप मीटिंग बुलाई गई और रूस के एनएसए और भारत के एनएसए के बीच मिलिट्री, पॉलिटिकल और अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हुई। यानी मोदी के फोन कॉल का फॉलो अप हुआ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके बताया, रूस के एनएसए को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने अफगानिस्तान के मामले पर बात करने के लिए इनवाइट किया। भारत और रूस ने पहले ही बता दिया था कि अफगानिस्तान मुद्दे पर दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का एक साथ मिलकर काम करना और दोनों देशों के अधिकारियों का एक दूसरे के टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के मामले पर इस वक्त दो ही टीम लड़ रही है। एक, आप समझ जाएंगे, तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ रूस की लाइन क्लियर है, पुतिन मोदी के साथ है। The Nations Security Council discussed it many times recently, even in August during India's presidency there. So it's a matter of concern. What is it that the two of us need in Afghanistan? Security, predictability, inclusive government. Which would satisfy to the needs of the Afghan people, Afghan-owned and Afghan-built government. That's the basics of the Indian position, very close to us. But what is it that we can do? We could, we could face this threat and make our best to prevent it. अफगानिस्तान पर रूस और भारत की पोजीशन एक जैसी है, इसलिए साथ मिलकर काम करने का प्लान बना है और आज की मीटिंग में सीधे पाकिस्तान का नाम लिया गया है। भारत ने रूस को क्लियरली कह दिया है, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की आईएसआई एक्टिव है, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मौजूद हैं। तालिबान और अफगानिस्तान में मौजूद दूसरे आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान के लिंक्स पर भी डिटेल में बात हुई है। काबुल पर कब्जे के बाद यह पहला मौका था जब भारत और रूस के बीच विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लेवल पर इतना डिटेल्ड रिव्यू किया गया है और इसका असर अभी से पाकिस्तान में दिखने लगा है। सुन लीजिए क्या बातें हो रही हैं। देखें, अमेरिका इंडिया तो एक पेज पर है, वो तो बिल्कुल उनके जो मुफादात हैं वो भी इकट्ठे हैं, वो इंडो पैसिफिक में भी इकट्ठे हैं, लेकिन एक स्टेप इंडिया आगे चला गया है। वो इस तरीके से कि इंडिया में मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में जाके स्पीच दी, वो रशिया के साथ अपने मरासम आगे लेके जाने के चक्कर में फिर रहे हैं और उसमें काफी हद तक वो कामयाब हैं। अब इस वक्त यहां पे अगर सोचा जाए, मेरी मुझे जो नजर आ रहा है, जो इंटरनेशनल सिनेरियो है कि पाकिस्तान और चाइना और दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया और रशिया, तो ये अगर ये फ्यूचर बन रहा है तो पाकिस्तान के पास वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। बाइडेन साहब आपके साथ राब्ता भी नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल एक साइड पे है और जब अमेरिका एक साइड पे होगा तो यूरोपियन एलाइज भी उनके साथ होंगे, जिसमें इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस उनके साथ होगा। तो ये जो अगर सिनेरियो बन रहा है तो ये बड़ा तशवीशनाक है। अगर इंडिया ने कोशिश करके, मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फेयर में उन्होंने स्पीच दी है, he went there as a partner, he did not go there as a participant. तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों इतने छोटे कद पे जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बाइडेन साहब कॉल भी नहीं कर रहे और रशिया भी नहीं लिफ्ट करा रहा। तो ये चीजें मेरे लिए तशवीशनाक थी। बुधवार की मीटिंग तो हो गई, पाकिस्तान में कैसी हलचल है आपने ये भी देख लिया, लेकिन असली खेला तो कल होगा जब 13वें ब्रिक्स समिट को मोदी लीड करेंगे। पुतिन कैमरे पर होंगे, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक डिटेल में बात होगी। अब तक ब्रिक्स के मंच पर अमूमन बिजनेस की बातें ज्यादा होती थी, मगर अब की बार टेरर पर ज्यादा बात होगी और चीन के तालिबानी लिंक्स पर भी जिनपिंग घिरेंगे, क्योंकि ये रिश्ता तो बहुत गहरा है। सुन लीजिए, एक बार नहीं 2 बार सुनिए। चीन का कल से इशारे तो मिल रहे थे परसों से कि चीनियों की और तालिबान की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी और बहुत गहरी है जी, चुनाचे वो अमेरिकी कार्ड ही बेकार हो गया। चीन का कल से इशारे तो मिल रहे थे परसों से कि चीनियों की और तालिबान की अंडरस्टैंडिंग बहुत पुरानी और बहुत गहरी है जी, चुनाचे वो अमेरिकी कार्ड ही बेकार हो गया। काबुल पर कब्जे के बाद पहले दिन से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये नैरेटिव देने की कोशिश कर रहा है कि भारत अब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने पाकिस्तान और तालिबान दोनों को झटका दे दिया है।
ये ऐसे ही नहीं हुआ। अगस्त के महीने में भारत यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा था, उस वक्त भी एक्टिव था, और अब ब्रिक्स की चैंपियनशिप में भी इंडिया अफगानिस्तान पर अपना स्टैंड क्लियर कर देगा। एक लाइन में कहें तो भारत का रोल इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत ही रिजोल्यूशन पास करवा रहा है और भारत ही प्रो तालिबान मोर्चे को एक्सपोज कर रहा है। रही बात पाकिस्तान की, तो फॉक्स न्यूज के पत्रकार का ट्वीट देख लीजिए। पंजशीर में पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ने 27 हेलीकॉप्टर से हमला किया, ड्रोन स्ट्राइक भी की, और अब तो खुद पाकिस्तानी नेता भी एक तरह से मानने लगे हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ही तालिबान की मदद कर रहा है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को जो करना चाहिए ना, वो ये करना चाहिए कि जो अफगान अवाम हैं, हमारे अफगानी बहन भाई हैं, उनकी मर्जी को, उनके फैसले को हमें तस्लीम करना चाहिए, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है। हमें पाकिस्तान को अपने मर्जी के फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। हमें उनकी अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है, जो उनका अंदरूनी मामलात हैं, उसमें हमें इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान को उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से दूर रहना चाहिए। सब पाकिस्तान की मर्जी से हुआ। आतंकियों को मिनिस्टर भी आईएसआई ने बनवाया, गवर्नर के ओहदों पर भी पाकिस्तान ने ही तालिबानी आतंकियों को बिठाया। अब इन 33 आतंकियों की कैबिनेट लिस्ट सामने आ चुकी है। अखौंद से लेकर हक्कानी तक, बरादर से लेकर खैरख्वाह तक, सबकी जन्म कुंडली रेडी है। और कुछ घंटों बाद ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी की चेयरमैनशिप में एक एक कैरेक्टर, एक एक फैक्टर पर चर्चा होगी और तालिबान पाकिस्तान पर इंडिया का नेक्स्ट प्लान बनेगा। अगली खबर पर चलते हैं। करनाल में इस वक्त लंगर की तैयारी हो रही है। किसानों के टेंट परमानेंट किए जा रहे हैं। मिनी सचिवालय के चारों ओर पुलिस का सख्त पहरा है, लेकिन ऑर्डर जारी हो चुका है। किसान भाइयों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सवाल करनाल का है ही नहीं, सवाल उससे आगे का है। राकेश टिकैत के निशाने पर एक नहीं, दो मुख्यमंत्री हैं। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ योगी को टारगेट किया था। टिकैत अब खट्टर हटाओ प्लान लेकर हरियाणा पहुंचे हैं। टिकैत आगे क्या करने वाले हैं और टिकैत के पीछे कौन है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। करनाल में किसान आंदोलन का चौथा फ्रंट खुल गया है। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर किसान नेताओं के टेंट पहले से लगे हैं। अब हरियाणा के करनाल में भी टेंट खड़ा हो गया है। करनाल में लंगर शुरू हो गए हैं, चूल्हे जलने लगे हैं, सड़क पर ही पंगत बैठ रही है और सोने के लिए गद्दे भी लग गए हैं। किसान नेता दावा कर रहे हैं कि वो लंबी लड़ाई के लिए करनाल आए हैं। हमारी रणनीति तो है कि भाई जो कोई नहीं मानता उसके बाहर बैठ जाओ, भूखे तो बैठो ना, खा पी का बैठो, उसके बाद वो मान जाएगा। 1 दिन में मान जाएगा, 2 महीने में मान जाएगा, 2 साल में मान जाएगा, मानने का तो जरूर। तो क्या एक नया मोर्चा खोल दिया है या ये मोर्चे और अलग अलग जिलों में बढ़ेंगे भी? ये तो बढ़ते रहेंगे, जहां अत्याचार होता रहेगा मोर्चे बढ़ते रहेंगे। करनाल में किसान नेताओं ने पहली बार कोई शहर कब्जाया है। टिकैत एंड टीम ने बहुत ही सेंसिटिव इशू पकड़ा है। देखने में किसान नेताओं की मांग बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एसडीएम को पद से हटाने या सस्पेंड करने की मांग पर जिद ठानकर किसानों ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को झुकाने की ठानी है। मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। एसडीएम को हटाने के लिए करनाल के डीएम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। निशाना हरियाणा के सीएम पर है और सीएम का विकेट गिराकर पीएम को हिट करने का टारगेट सेट किया गया है। हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बादस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानने जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे। यहाँ पे हमारे लीडर्स हैं, वे बातचीत करेंगे और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो।
राकेश टिकैत 4 दिन पहले तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रहे थे। अब वो करनाल में खट्टर की जमीन खोदने आए हैं। याद कीजिए, पिछले रविवार को मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कैसे कैसे नारे लगवाए थे। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर को हर हर महादेव के साथ मिक्स करके भी टिकैत योगी के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए। मुजफ्फरनगर में एमजे यानी मुस्लिम और जाट समीकरण नहीं बन पाया, इसलिए टिकैत ने अपना बेस गाजीपुर बॉर्डर से करनाल शिफ्ट कर लिया है। करनाल खट्टर का अपना इलाका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री इसी शहर से विधायक हैं। करनाल में अपनी बात मनवा लेने का मतलब होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री को झुका लेना। यह दूसरे राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। दूसरी जगहों पर भी सरकार के एक बाल को मिट्टी में मिलाने के लिए ऐसी ही मांग उठेगी। किसान नेता 8-9 महीने बाद वापस खट्टर पर आए हैं। 2020 के नवंबर महीने में पंजाब से दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचने से पहले हरियाणा में ही किसानों का खट्टर सरकार से आमना सामना हुआ था। 9 महीने बाद करनाल को नई प्रयोगशाला बनाया गया है। रात में राकेश टिकैत के जमीन पर सोने का वीडियो बनाया गया और उसे हरियाणा सहित पूरे देश में फैला दिया गया। पूरी चित्रकारी बड़ी सावधानी से की गई। समझदारी यह है कि सरकार और किसान दोनों ही तरफ से शांति भंग करने की कोशिश नहीं हुई। यही रहेगा, धरना स्थल यही रहेगा। जो पार्किंग है उसका जो एक फिजिकल सर्वे करके दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो और उसके बीच में हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा, आम आदमी का ध्यान रखा जाएगा। सचिवालय काम चलता रहे ना, पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करे। काम होता रहे। हमने बंद नहीं, सरकार ने बंद किए हुए, हमने सरकार ने बंद कर रखे। यहाँ से पुलिस ने बंद कर रखे। अपना काम आए, लोग आए, उनको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, अपना काम करें। राकेश टिकैत ने जो कहा उससे करनाल में इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने ग्राउंड पर टेस्ट किया। इस वक्त हम करनाल के मिनी सचिवालय पर हैं। ये मिनी सचिवालय का पिछले वाला गेट है। यहां से अमूमन अधिकारी नहीं आते, कर्मचारी आते हैं, लेकिन ये गेट खुला हुआ है। आज जो मेन गेट है वहां पर किसान बैठे हुए हैं, इसलिए जितने भी आला अधिकारी हैं वो इसी गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी गेट का इस्तेमाल करते हुए यहां से निकल रहे हैं। ये आप अधिकारियों की गाड़ियां निकलते हुए देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन आए तो आज करनाल के मिनी सेक्रेटरिएट में स्टाफ की गाड़ियां खड़ी हैं, जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि स्टाफ काम पर पहुंचा है। इस पुराने या कहें कि पिछले गेट का इस्तेमाल करते हुए यहां भी एक वरुण तैनात किया गया है, सीआरपीएफ तैनात है, लेकिन इस गेट पर किसान मौजूद नहीं है और इसी खुले हुए गेट की वजह से करनाल के सेक्रेटरिएट में अभी फिलहाल काम हो पा रहा है। अब इस आंदोलन में किसकी कितनी हिस्सेदारी है ये समझते हैं। राकेश टिकैत के सपोर्ट में यूपी वाले किसान हैं, हरियाणा के कुछ जाट किसान भी टिकैत के साथ हैं, लेकिन करनाल में आधे से ज्यादा पगड़ी वाले सिख किसान ही दिखते हैं। ये पंजाब से आए हैं और करनाल में जमे हुए हैं। करनाल के मिनी सचिवालय में सरकारी अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले आधे किसान नेता भी पंजाब के थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी हरियाणा के किसान नेता हैं। हरियाणा की सियासी पार्टियों और नेताओं के साथ मेल मुलाकात के लिए एक बार उनको 7 दिनों के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से सस्पेंड भी कर दिया गया था। चड़ूनी अब फिर से फॉर्म में है। नया मामला एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। किसानों को रोकने के लिए लाठी चलाने का ऑर्डर देता हुआ एक एसडीएम कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूं, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। करनाल में पुलिस ने लाठी चलाई, कुछ किसानों के सिर फटे और बाद में एक किसान की मौत हो गई। सीएम खट्टर ने एसडीएम के शब्दों को तो गलत बताया, मगर पुलिस एक्शन को जायज ठहरा दिया। किसान नेताओं को वहीं से मुद्दा मिल गया। मुजफ्फरनगर वाली महापंचायत से निपटते ही राकेश टिकैत ने दल बल के साथ करनाल का रुख कर लिया। उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है।
यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है। जो हमारे भंडारे चलते रहे, बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। करनाल में एक दिन पहले टिकायत टीम ने अपने रुख नरम करने के संकेत दिए थे, लेकिन करनाल के सरकारी अफसरों के साथ 3 घंटे की बातचीत में उन्होंने अपना रुख और सख्त कर लिया। एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। एसडीएम पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। धारा 302 और 307 के तहत केस दर्ज करने की मांग सरकार ने खारिज कर दी। करनाल प्रशासन लाठीचार्ज की जांच के लिए तैयार है, मुआवजा देने के लिए भी रेडी है, लेकिन किसान नेताओं का मकसद दूसरा है। प्रस्ताव दिया है कि सभी जो ये इंसिडेंट है 28 तारीख का, इस पे हम एक जांच विस्तृत रूप से कराने को तैयार हैं और उसमें ये पूरे प्रकरण की जांच होगी, जिसमें जो भी दोषी होगा, अगर किसी किसान ने इस तरह की चीज़ की है या किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने की है, उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई होगी। ये प्रस्ताव हमने उनको दिया है। यादव जी, किसान साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर उसमें कोई लोग मिलते हैं जो निर्दोष हैं और उनके ऊपर कोई सरकार की तरफ से एक्शन हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, तो उनके मुआवजे पे भी हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। करनाल में किसानों का मोर्चा जम चुका है। राकेश टिकैत करनाल को भी नया गाजीपुर बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अब दिल्ली बॉर्डर चलकर देखते हैं कि वहां क्या हाल है। जिस गाजीपुर बॉर्डर को छोड़कर राकेश टिकैत करनाल घूम रहे हैं, वहां के टेंट में कितने आदमी हैं? गाजीपुर बॉर्डर की लेटेस्ट तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। गाजीपुर में टिकैत के टेंट खाली हैं, यहां गद्दे भी हैं, तकिया भी लगा है, लेकिन टेंट में लोग नहीं हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर जतिन शर्मा ने गाजीपुर बॉर्डर जाकर वहां की रिपोर्ट भेजी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के प्रदर्शन को 9 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर को, जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है, और इस बॉर्डर की तस्वीर आप देखिए। पहले जिस तरीके से हुजूम इस बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का देखने को मिलता था, अब वो हुजूम लगभग गायब है। गिने चुने लोग ही आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। ये रोड दरअसल गाजियाबाद को यूपी से जोड़ती है और ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली से यूपी जाने वाला रास्ता अब पूरे तरीके से खुला हुआ है, दोनों साइड का लेन खुला हुआ है, लेकिन गाजीपुर से अगर आप दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, तो इस रोड पर ये मंच यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि जो लोग यहाँ पर है वो बहुत कम की संख्या में है, और हम अगर यहाँ से आगे बढ़ें तो आप इस पूरी रोड को देखेंगे। इसको बेसिकली एक टेंट सिटी के तौर पर तैयार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर गिने चुने टेंट ही आप सामने देखेंगे कि यहाँ पर लगे हुए हैं, और बहुत कम किसान अब यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि लोग शिफ्ट के तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। जो लोग यहाँ पर आए थे वो वापस चले गए और उनके गाँव से दूसरे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन तस्वीर आंदोलन की बिल्कुल बदली है। गाजीपुर के बाद अब आपको टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली हरियाणा टीकरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट जस के तस खड़े हैं। यहाँ किसानों की तादाद थोड़ी घटी है। किसान नेता भी यहाँ से दूसरी जगहों पर आने जाने लगे हैं, लेकिन टीकरी फ्रंट बना हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े तमाम बड़े नेता बेशक करनाल में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन किसान आंदोलन के प्रमुख केंद्रों में से एक टीकरी बॉर्डर अभी भी बना हुआ है। हजारों की तादाद में अभी भी किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस 500 मीटर के एरिया को अगर आप छोड़ दें, जहाँ पे पुलिस कर्मियों की तैनाती है, जहाँ पे बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाद के तमाम इलाकों में किसान अभी भी मौजूद हैं। एक मंच बना हुआ है, वहाँ पे छोटे नेता आते हैं, भाषण देते हैं, सामने सैकड़ों लोगों की भीड़ होती है, सरकार विरोधी नारे लगते हैं, और ये लगातार चलते आ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर लगे टेंट में आज भी कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। इंडिया टीवी रिपोर्टर सैयद नजीर सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो सड़क पहले की तरह ही बंद मिली। 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर कुछ भी नहीं बदला है। किसानों के तंबू एज इट इज़ गड़े हुए हैं। हालांकि भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत कम हो चुकी है, और जो किसान हैं वहाँ रोज़मर्रा की तरह वहाँ पर भाषण होती है, हर तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था सिंघू बॉर्डर पर पहले देखी जा रही थी वो अब नदारद है। हमने सिंघू बॉर्डर पे अंदर जाकर हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तंबू ज़रूर थे। जो हलचल पहले देखा
जाता था, जिस तरह की भीड़ पहले होती थी वो अब भीड़ बिल्कुल नदारद है। मोदी सरकार ने आज ही 6 रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने का ऐलान किया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई। 1975 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब सरकार 2015 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदेगी। सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। 4650 रुपए प्रति क्विंटल की जगह अब 5050 रुपए की दर से सरसों की खरीद होगी। जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल से 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की एमएसपी 130 रुपए बढ़ाकर 5100 रुपए से 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है और मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5100 रुपए से अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। किसान आंदोलन शुरू करते समय नेताओं ने भोले भाले किसान भाइयों को यही समझाया था कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर देगी। मोदी सरकार ने एमएसपी खत्म नहीं की बल्कि उसे लगातार बढ़ा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान नेताओं को मैक्सिमम सपोर्ट कौन दे रहा है। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत ने राहुल गांधी वाला पर्चा दिखाया था। करनाल में टिकैत का मोर्चा बीजेपी को डैमेज करने के लिए है। युद्ध वाला हाईवे, जी हां, आज पाकिस्तान में इसी की चर्चा है। पाकिस्तान से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर आज भारत के फाइटर जेट्स ने सड़क पर लैंडिंग की, जिसकी गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी। बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर एयरफोर्स के स्पेशल रनवे को तैयार किया गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करेंगे और आज एयरफोर्स ने इस पर ट्रायल रन किया। बाड़मेर हाईवे रनवे क्यों इतना खास है, समझिए इस रिपोर्ट से। पाकिस्तानी बॉर्डर पर हिंदुस्तान ने फाइटर प्लेन उतार दिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक से सहमे पाकिस्तान को एक और झटका लगा। अगर युद्ध हुआ तो इंडियन एयरफोर्स कितनी तेजी से कितना करारा प्रहार कर सकती है, इसका ट्रेलर बाड़मेर में लॉन्च हुआ। सुबह के 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पाकिस्तान के रेडार बाजवा ब्रिगेड की निगाहें सिर्फ बाड़मेर पर टिकी हुई थी। बाड़मेर में जंगी जहाजों की गूंज 40 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को दहला रही थी, क्योंकि पहली बार नेशनल हाईवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स ने टच डाउन किया। भारी भरकम C-130 ने लैंडिंग की। देश की पहली आपातकालीन पट्टी का उद्घाटन होने वाला है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी यहाँ पर खुद आएंगे। ये देखिए, ये इमरजेंसी हवाई पट्टी बनी हुई है। खास बात ये है कि बाड़मेर का बॉर्डर यहाँ से महज 150 से 200 किलोमीटर दूर है और सामरिक दृष्टि से ये हवाई पट्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पर ही तमाम फाइटर प्लेन्स उतारेंगे। और बताया जा रहा है कि 33 करोड़ रुपए का ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और देश भर में 12 ऐसे नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी पट्टियाँ बनाई जा रही है। भारत पाक बॉर्डर की सीमा पर ये बना हुआ है और आप देखिए ये कितना अहम इसलिए भी माना जाता है कि उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन भी यहाँ से पास है। जब सुखोई 30 MKI लैंड करता है तो रनवे पर करीब 20 टन का प्रेशर बढ़ता है। जब जगुआर फाइटर लैंड करता है तो उसकी लैंडिंग स्पीड 213 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। C-130 हरकुलिस 70,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। किसी भी जंग में 17 टन के AN-32 एयरक्राफ्ट का रोल सबसे अहम होता है। आपातकालीन हवाई पट्टी पर जगुआर, सुखोई और हरकुलिस जैसे विमान की लैंडिंग कराई गई। सामने से ये विमान आता है और देखिए टचडाउन करते हुए जो टायर के मार्क्स है वो आप देख सकते हैं और यहीं पर तमाम उन फाइटर विमान की लैंडिंग कराई गई है और ये 3 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बेहद महत्वपूर्ण है और इसी के उद्घाटन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त फाइटर विमान यहाँ पर गरज रहे थे, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर पाकिस्तान है, ये गर्जन वहाँ पर सुनाई दे रही होगी और साफ माना जाता है कि इस गर्जन से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरजमी अब कांप रही है।
ऐसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स के लिए स्पेशल रनवे चाहिए होते हैं। वैसे एयरबेस से ही फाइटर जेट्स ऑपरेट होते हैं। जिन सड़कों पर आम गाड़ी दौड़ाते हैं, वहां पर अगर ये प्लेन लैंड करेंगे तो सड़क उखड़ जाएगी और प्लेन क्रैश होने की आशंका होती है। इसलिए बाड़मेर के नेशनल हाईवे 925A पर इस रनवे का निर्माण NHAI और एयरफोर्स ने मिलकर किया है। जो हाईवे होते हैं, एक्सप्रेसवे होते हैं, वो 4 लेन 6 लेन के जरूर होते हैं, लेकिन उनके बीच में डिवाइडर होते हैं जो दोनों साइड की सड़क को अलग अलग करता है। इनकी वजह से प्लेन का लैंड करना मुमकिन नहीं होता। लेकिन नेशनल हाईवे 925A के 41 किलोमीटर से 44 किलोमीटर के बीच 3 किलोमीटर की पट्टी पर डिवाइडर ऑर्डर मिलते ही हटाए जा सकते हैं, ताकि इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स टेक ऑफ और लैंड कर सके। इस रनवे की चौड़ाई 33 मीटर है, जबकि लंबाई 3 किलोमीटर रखी गई है। इस हवाई पट्टी को बनाने में करीब 33 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपके ज़हन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर बाड़मेर के नेशनल हाईवे को क्यों चुना गया? क्योंकि बाड़मेर स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद अहमियत रखता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। एयर स्ट्रिप से पाकिस्तान की दूरी महज 40 किलोमीटर है, यानी जंग के दौरान चंद मिनटों में पाकिस्तान पर तेज तर्रार एयर स्ट्राइक की जा सकती है। 50 साल पहले 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भुज एयरबेस पर बम दागे थे। इसमें एयरबेस का रनवे तबाह हो गया था और एयर ऑपरेशंस रुक गए थे। भविष्य में ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसके लिए 12 हाईवे एयर स्ट्रिप्स तैयार किए जा रहे हैं। बिजबेहरा, चिनारबाग, बनिहाल, श्रीनगर, फलौदी, जैसलमेर, द्वारका, मलिया, लखनऊ, बलिया, खड़गपुर, बालासोर, खड़गपुर, क्योंझर, नेल्लोर, ओंगोले, चिकलूरिपेट, चेन्नई, पुदुचेरी और कोडियाकराय रामनाथपुरम एयर स्ट्रिप का निर्माण हो रहा है। ये सारे हाईवे रनवे कैसे तैयार किए जाएंगे, इसमें क्या खास होगा और बाड़मेर एयर स्ट्रिप को कैसे बनाया गया है, ये NHAI से ही समझिए। कि एक हाईवे हमारे घर के बाहर से भी निकलता है, आम सड़क है, और एक ये जो 33 करोड़ की लागत की 3 किलोमीटर की है, इसकी खासियत क्या है, हमें जरा बताइए। खासियत ये पूरा का पूरा PQC रोड है। M40 कंक्रीट से बना हुआ 33 मीटर विड्थ का रोड है और ये बॉर्डर के पास में ये पहला ऐसा इतना 33 मीटर बाय 3 किलोमीटर का एक स्ट्रेच हमने डेवलप किया है कि जिसपे कि किसी भी टाइप का एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो इसकी स्ट्रेंथ आपने देखी होगी, स्ट्रेंथ और क्या है इसकी? इसका स्ट्रेंथ का अगर आपने आज सुबह देखा होगा, जो ट्रायल हुआ था जिसपे कि चार्ली 130 लैंड किया था, उसका खुद का सेल्फ वेट अराउंड 35 टन होता है, तो उसको भी ये सस्टेन कर गया था। अच्छा, तो ये 3 किलोमीटर की ही स्ट्रिप है पूरी? हाँ, ये 3 किलोमीटर का पूरा स्ट्रिप है और ये बॉर्डर के पास में पहला ऐसा स्ट्रिप है। ये 2017 में हमने देखा था आगरा एक्सप्रेसवे पर भी टच डाउन किया गया था, उसको भी ऑपरेशनल है, वो अभी भी काम किया जा रहा है। अब ये भी बनाया है, उससे डिफरेंट है या सेम है दोनों? नहीं, उससे थोड़ा सा ये बॉर्डर के पास में, इसलिए इसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस ज्यादा है। क्वालिटी सेम है? हाँ, क्वालिटी सेम है। वो भी PQC है, ये भी PQC है। उसमें थोड़ा आप डिस्क्राइब करें। कंक्रीट। हाँ, है कि सर इतने बड़े जब फाइटर विमान उतरते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ब्रेकडाउन लगाना पड़ता है, लैंड करना पड़ता है सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए एकदम सही है? बिल्कुल सेफ है। उससे पहले इनका लैंडिंग और टेक ऑफ से पहले इनके जितने भी टेस्टिंग होते थे NHAI की तरफ से और एयरफोर्स अथॉरिटी की तरफ से, जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट होते थे, वो सारे टेस्ट हमने पूरे किए थे। उसके बाद में ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुए हैं। नेशनल हाईवे 925A पर ट्रायल रन किया गया। गुरुवार को भारतमाला परियोजना के तहत बने हाईवे पर फाइटर प्लेन रनवे का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिरकत करेंगे। सबसे खास बात है, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी दोनों किसी कार से नहीं आएंगे, बल्कि उनका एयरक्राफ्ट इस रनवे पर लैंड करेगा। इससे पहले आगरा दिल्ली एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो चुकी है, लेकिन बॉर्डर के पास अभी तक ऐसी कोई सड़क मौजूद नहीं थी जहां पर इमरजेंसी के वक्त लैंडिंग और टेक ऑफ की जा सके। बाड़मेर एयर स्ट्रिप में सिर्फ प्लेन की लैंडिंग नहीं होगी, बल्कि जंग के दौरान ये एरिया मिनी एयरबेस बन जाएगा।
एयर स्ट्रिप के दोनों तरफ 4x180 मीटर की 2 पार्किंग बनाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर प्लेन को पार्किंग में खड़ा किया जा सके। इसके अलावा 25x65 के 2 मंजिला एटीसी कैबिन को तैयार किया गया है जो वॉर रूम का काम करेगा। यहां पर से मोबाइल रेडार सिस्टम भी ऑपरेट होगा और प्लेन की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान ने पिछले साल बॉर्डर से लगे अपने एयरबेस पर काफी काम किया है, लेकिन इस रनवे के ऑपरेशन में आने के बाद पाकिस्तान की रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। सड़कों पर रनवे तैयार करना, हाईवे पर मिनी एयरबेस बनाना, यह सब कुछ वर्ल्ड वॉर 2 से शुरू हुआ जब जंग जीतने के लिए एक दूसरे के एयरबेस को निशाना बनाया जा रहा था। सड़क पर जेट्स को लैंड कराने के लिए 2 से 3 किलोमीटर सीधी सड़क जो कंक्रीट बेस से बनी हो उसकी जरूरत होती है। साल 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने दुश्मन देशों के एयरबेस पर अचानक हमला किया और जंग को अपनी तरफ मोड़ दिया था। इस जंग ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। विश्व में कई देशों में हाईवे एयर स्ट्रिप मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, ताइवान, रूस, स्विट्जरलैंड के पास सड़क पर प्लेन उतारने की क्षमता है। हाईवे एयर स्ट्रिप की जरूरत उन देशों को सबसे ज्यादा है जो एक्टिव वॉर जोन या युद्ध की दहलीज पर खड़े हों। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क हैं, पाकिस्तान और चीन। दोनों देशों से जंग का खतरा बरकरार है। भारत ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर जेट्स जरूर उतारे, लेकिन यह भी सच है कि चीन ने 1989 में पहली बार सड़क पर लैंडिंग करवाई थी और पाकिस्तान ने भी 2010 में इस कारनामे को अंजाम दिया था। भारत ने ऐसे हाईवे एक्सप्रेसवे को चुना है जहां पर से वो पाकिस्तान और चीन दोनों को काउंटर कर सके। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। 2 नावों के बीच टक्कर से एक बड़ा हादसा हुआ है। पूरी खबर बस 5 मिनट की ब्रेक के बाद। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।